अस्सलामुअलैकुम, आदाब एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस। तो जैसा कि डियर एस्पायरेंट्स आप जानते हैं कि हमने जो हिस्ट्री का कंपोनेंट स्टार्ट किया था जिसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर्स दिए हैं और जिसमें हमने जाना है अभी ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले लेक्चर की बात करें जिसमें हमने पढ़ा था प्री हिस्टोरी का पीरियड, उसके बाद सेकेंड लेक्चर को हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन जो प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड आता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री का ही जो पीरियड आता है नेक्स्ट, वो है आपका वैदिक एज। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वैदिक एज जो है इस एज को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इसको हमने आगे क्लासिफाई किया है इनटू 2 सेक्शंस में। एक आएगी हमारे पास अर्ली वैदिक एज, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक आएगा हमारे पास अर्ली वैदिक और दूसरा आएगा आपके पास लेटर वैदिक एज। इस एज के बारे में हमने जानना है कि इस एज के लोग, इनका इस एज में लोगों का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ तक था, इनकी इकोनॉमी क्या डिपेंड करते थे, किस इकोनॉमी पे डिपेंड करते थे, इसके अलावा रिलीजियस एस्पेक्ट क्या था इन लोगों का। तो वो आज हम सब इसमें जानेंगे वैदिक एज इस लेक्चर में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अर्ली वैदिक एज को जो है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम डिफरेंशिएशन में करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये सबसे बेस्ट वे है कि आपको याद रखने का तरीका, आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में। तो आइए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले वैदिक एज जो है आपके पास, इसको क्या कहा जाता है? तो वैदिक एज को कहा जाता है आल्सो नोन एज आयरन एज। आयरन एज क्यों कहा जाता है इसको? तो इसमें क्या हुआ था, जो लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है आप देख पा रहे होंगे 1000 से लेकर 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है, कहा जाता है कि अराउंड 1000 बीसी के आसपास क्या हुआ था, हमें आयरन को डिस्कवर किया गया था। इंडस ये जो वैदिक एज के पीपल्स हैं इन्होंने आयरन को डिस्कवर किया था। दैट्स वाई वैदिक एज इज आल्सो नोन एज आयरन एज। अगर पूरी एज की बात की जाए तो टाइम पीरियड क्या रहता है इसका, 1500 से लेकर 600 बीसी तक। इसी टाइम पीरियड को हमने आगे क्लासिफाई किया है। एक आएगा हमारा अर्ली वैदिक और दूसरा आएगा हमारा लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उसी को लिखा है आल्सो नोन एज ऋग वैदिक एज। ऋग वैदिक एज क्यों कहा जाता है इसको? तो इसको इसलिए ऋग्वेद कहा जाता है क्योंकि इस एज में क्या हुआ था, एक ही वेद लिखा गया था। अगर बात की जाए वेदास की तो टोटल हमारे पास जो वेदास हैं वो है 4। एक है आपके पास ऋग्वेद, एक है आपके पास सामवेद, एक है आपके पास यजुर्वेद और एक है आपके पास अथर्ववेद। तो सबसे पहला जो वेद लिखा गया है या सबसे पहला जो ओल्डेस्ट वेद जो है आपके पास वो कौन सा वेद है? तो वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है इस पीरियड को कहा जाता है ऋग्वैदिक एज, इसीलिए क्योंकि पहला जो एज या इस एज में ये जो 1500 से लेकर 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड आता है, इसमें एक जो वेद लिखा गया वो कौन सा है आपके पास? ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वन। इसी को आगे हम पढ़ेंगे। अगर बेसिक की बात की जाए अर्ली वैदिक एज में क्या था तो मेन सोर्स क्या है इसका? ऋग्वेद है, जिसको डिवाइड किया गया है इनटू 10 मंडलास। मंडलास क्या होता है? विच मीन्स होता है आपका चैप्टर्स, वेद्स। और इसमें कितने हिम्स हैं हमारे पास? तो इसमें है 1028 हिम्स। हिम्स क्या होता है? श्लोक्स, गुड, अच्छी बातें, वर्सेस, ये आपको याद रखना है। और दूसरा अगर बात की जाए तो मंडलास जो है इसमें कितने हैं टोटल आपको याद रखना है, 10 चैप्टर्स में ये डिवाइड है। बट मंडलास जो है फ्रॉम 2 to 8, 2 से लेकर 8 तक जो मंडलास हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सप्त ऋषि मंडला। और वाइल जो एक और पहला और आखिरी है 10th आर द लेटेस्ट एडिशन, ये आपको याद रखना है। वैसे ही अगर लेटर वैदिक एज की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या क्या सोर्सेस हैं, या आप इतना याद रख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी और वेदास लिखे गए। तो इसमें लिखा गया सामवेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा गया, अथर्ववेद लिखा गया, इसके अलावा ब्रह्मणास, इसके अलावा अर्यंकास, इसके अलावा उपनिषद भी लिखे गए इस एज में। और उपनिषद की अगर बात की जाए तो उपनिषद हमारे पास टोटल कितने हैं? उपनिषद हैं हमारे पास 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए जो ऋग्वेद एज है, वैदिक एज जो है, उसका अगर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात की जाए, इनके एरिया की
कहाँ रहते थे अर्ली वैदिक एज के लोग। और लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, ये कहाँ चले गए। अर्ली वैदिक एज की अगर बात की जाए तो वो सेटल्ड थे इन लैंड ऑफ 7 रिवर्स। 7 रिवर्स ये आपको याद रखने, यहां से एग्जाम में जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पूछा क्या जाएगा कि जो रिवर्स हैं, ठीक है, उनको पुराना नाम ऋग वैदिक में किस नाम से बुलाया जाता था, ये नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले सप्ता सिंधु। सप्ता सिंधु कौन सा रिवर है, आजकल का इंडस रिवर है। वितस्तर रिवर किसको कहा गया, आजकल का झेलम रिवर है। अस्किनी रिवर किसको कहा गया, तो आजकल का ये चिनाब रिवर है। पुरुषनी किसका रिवर का नाम है, तो आजकल का ये रावी रिवर है। विपासक कौन से रिवर का नाम है, तो ये था ब्यास रिवर का। और सतोदरी कौन से रिवर का नाम है, तो ये है रिवर सतलुज का नाम। ये बुलाया जाता था, वैदिक एज के लोग इस नाम से इसको बुलाते थे, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर लेटर वैदिक एज की बात की जाए तो लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, इस रीजन से सप्ता सिंधु रीजन से थोड़े से मूव हो गए, इंडिया के वेस्टर्न की तरफ चले गए। इंडिया के वेस्टर्न अगर देखा जाए, वेस्ट वाला कौन सा, ईस्ट वाला पार्ट अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया का, और वेस्ट वाले हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, इंडिया के इंडो गैंगेटिक रेंज की तरफ, ठीक है, इंडो गैंगेटिक वैली की तरफ, या अराबियन सी या इंडियन ओशन क्या हुआ। और इसके अलावा सेवरल हिमालय पीक्स आर मेनली एंड विंध्यास रेंज आर मेंशन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेटर वैदिक एज में लोगों ने कहाँ मूव किया, लेटर इंडो गैंगेटिक का जो रीजन है उसकी तरफ मूव किया। और इसमें अराबियन सी और इंडियन ओशन और सेवरल हिमालय पीक्स को भी क्या किया गया, इसमें ये मेंशन है। किस कौन सी एज में, तो ये लेटर वैदिक एज में मेंशन है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इंडस ये जो वैदिक सोसाइटी है, अर्ली वैदिक एज में लोगों की सोसाइटी कैसी थी, तो जो ऋग वैदिक एज के लोग थे, दे कंप्राइज्ड ऑफ पॉपुलेशन, उसकी जो पॉपुलेशन थी उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था जनाज, जन विच मीन्स क्या होता है, पब्लिक, लोग। दूसरा, स्लेव जो होते थे अर्ली वैदिक एज के, इनको यूज किया जाता था फॉर डोमेस्टिकेशन पर्पज और नॉट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता था, सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज के लिए, घर के कामों के लिए इनको यूज किया जाता था। नेक्स्ट अगर देखा जाए, ये जो अर्ली वैदिक एज में था, ठीक है, इसमें चाइल्ड मैरिज और दूसरा सती जो कस्टम थी वो हमें कहीं भी नहीं दिखी। आगे हम देखते हैं कि लेटर वैदिक एज के बाद क्या होता है, सती कस्टम इंडिया में एक मैन कस्टम मानी जाती है, लेकिन अर्ली वैदिक एज में दिखी तो अर्ली वैदिक एज में हमें कहीं भी ये नहीं दिखी। बट जो विडो रीमैरिज थी वो प्रैक्टिस होती थी, वो प्रिविलेंट थी, और उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था नियोग। ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्लेड गैम्बलिंग भी होती थी, अर्ली वैदिक एज के लोग गैम्बलिंग में भी जाते थे, लाइक आजकल का बार। दूसरा, चराइट रेस जो थी वो तब की सबसे ज्यादा फेमस थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन अर्ली वैदिक एज के लोग में किस को कहा जाता था, वो कहा जाता था गोमत को। गोमत कौन होता था, गोमत को कहा जाता था। और जो डॉटर होती थी, डॉटर को अर्ली वैदिक एज में क्या कहा जाता था, धुतिरी। ये आपको याद रखना है, अर्ली वैदिक एज में जो सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन होता है उसको कहा जाता है गोमत, और जो अर्ली वैदिक एज में डॉटर होती थी उसको क्या कहा जाता था, धुतरी कहा जाता था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वर्ण सिस्टम भी था अर्ली वैदिक एज में, यही आगे जाके लेटर वैदिक एज में चेंज हो जाता है। अर्ली वैदिक एज में बात की जाए तो 2 ही वर्ण सिस्टम थे ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन, जिसमें एक होता था आर्य और दूसरा होता था दास्युस। बहुत सारी बुक्स लिखती हैं कि अर्ली वैदिक एज के जो लोग थे इसमें जो वर्ण सिस्टम था वो डिवाइड था ऑन द बेस ऑफ द कलर, स्किन, जिसमें एक होता था आर्य। आर्य जो होता था वो व्हाइट वाले का कहा जाता था, व्हाइट स्किन जिसकी होती थी। और दास्युस किसको कहा जाता था, कहा जाता था जिसकी ब्लैक स्किन होती थी। विच मीन आप याद रख सकते हैं कि एक गोरा और एक काला। नेक्स्ट अगर लेटर वैदिक एज की बात की जाए तो लेटर वैदिक एज में ही क्या हुआ, वर्ण सिस्टम 4 आए हमारे पास। कौन कौन सा आया, एक आया सबसे टॉप मोस्ट पे जो होता था उसको कहा जाता था ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद लास्ट वन कौन होता था, वो होता था शूद्राज। इसमें आपको याद रखना है जो ब्राह्मण होता था उसको कहा जाता था हेड, क्षत्रिय को कहा जाता था
आर्म विच मीन उसका काम क्या है कि लड़ाई वगैरह लड़ना, अपनी टेरिटरी को बचाना। उसके बाद वैश्यास की अगर बात की जाए तो वैश्यास को कहा जाता था थाइज, विच मीन्स उनका काम क्या है कि ट्रेड वगैरह करना उनका काम है। और अगर शूद्रास की बात की जाए तो उनको कहा जाता था फुट। फिर एग्रीकल्चर नीचे जो भी काम होगा वो सारा का सारा काम कौन करेंगे, वो करेंगे शूद्रास। और ये जो शूद्रास होते थे इनको ना ही एजुकेशन हासिल करने की कोई परमिशन होती थी, इसके अलावा जो मंदिरों में वेदास वगैरह सुनाए जाते थे उनको सुनने की भी परमिशन इनको नहीं होती थी। ये था लेटर वैदिक एज में वन सिस्टम। नेक्स्ट अगर बात की जाए नियोग, तो नियोग जो अर्ली वैदिक एज में था, ठीक है, तो टू इसको भी कंसीडर किया जाता था लेटर वैदिक एज में क्या, एज अ नेगेटिव एक्टिविटी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, अनटचेबिलिटी अपीयर हुई। अनटचेबिलिटी क्या होता है, छूछात, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपको याद रखना है, ब्राह्मणिज्म। यहाँ पे क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में कास्टिज्म भी आया और वहीं से क्या हुआ, कास्टिज्म से भी क्या हुआ, अनटचेबिलिटी अपीयर हुई। और इसके अलावा इससे क्या हुआ कि जो पोजीशन थी वुमेन्स में, सोसाइटी की वुमेन्स में, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो गई। नेक्स्ट अगर बात की जाए गोत्र, गोत्र किसे कहा जाता था, यह टर्म आपको याद रखनी है। गोत्र उस जगह को कहा जाता था जहां पे कैटल रखी जाती थी, माल मवेशी जहां पे रखे जाते थे, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अर्ली वैदिक एज की पॉलिटिकल सिस्टम, अर्ली वैदिक एज का पॉलिटिकल सिस्टम, तब राजा कौन होता था, क्या राजा होता था, नहीं होता था। तो अर्ली वैदिक एज की बात की जाए पॉलिटिकल सिस्टम की, तो जनास वर हेडेड बाय, जन जो होते थे, जन विच मीन पब्लिक, उनका हेड कौन होता था, वो होता था राजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राजा जो होता था, राजन टर्म जो यूज होती थी किंग के लिए, उसको असिस्ट कौन करता था, तो उसको असिस्ट करता था पुरोहित। पुरोहित आपको याद रखना, पुरोहित कौन होता था अर्ली वैदिक एज में, ये होता था प्रीस्ट, पुजारी। दूसरा ग्रामनी, ग्रामनी कौन होता था, ये ग्राम से याद रखना, गांव से ग्राम, तो ये होता था हेड ऑफ विलेज। तीसरा सेनानी, सेनानी कौन होता था, लाइक अ मिलिट्री ऑफिसर, जो थोड़े बहुत सुझाव मिलिट्री को लेके जानता होगा शायद। एंड पॉपुलर बॉडीज, इसी में जो अर्ली वैदिक एज में पॉपुलर बॉडीज कौन कौन सी थी बॉडी, एक था सभा, दूसरी थी समिति और तीसरी थी विधाता। ये आपको याद रखनी है। सभा क्या होती थी, सभा जो होती थी इसमें फ्यू चीफ्स होते थे, थोड़े बहुत इसमें मेंबर्स होते थे। लेकिन समिति जो होती थी वो सबसे लार्जेस्ट बॉडी होती थी, जिसमें विच मीन बहुत ज्यादा मेंबर्स होते होंगे। और विधाता, विधाता क्या था, इसको आपको याद रखना, ये तब की अर्ली वैदिक एज की सबसे ओल्डेस्ट बॉडी थी। उसके बाद आर्मी की अगर बात की जाए तो इसमें कोई आर्मी नहीं थी। और मिलिट्री फंक्शंस को परफॉर्म कौन करता था, ट्राइबल ग्रुप्स इसमें मिलिट्री फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। उसके बाद यही अगर लेटर वैदिक एज में देखा जाए, लेटर वैदिक एज का पॉलिटिकल सिस्टम, तो जन जो थे, जन पब्लिक बिकेम जनपदा, पब्लिक ही क्या बनी, राजा बनने लग गए, शुरू हो गए, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ, जब राजा जन बहुत ज्यादा हो गए, पब्लिक की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई लेटर वैदिक एज में, तो यहाँ पे क्या होंगी, लड़ाइयां अब होने लगी आपस में। उसके बाद लेकिन इसमें भी क्या है इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि स्टिल लेटर वैदिक एज में क्या था, हमें कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं मिली, कोई भी आर्मी नहीं थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए अथॉरिटी जो राजन की थी वो बिकेम मोर एविडेंट, और उसको जो स्पोर्ट्स स्टाफ था, स्टाफ जो था सपोर्टेड स्टाफ, उसको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था रत्निन। और इसके अलावा डिपेंडेंट किस पे होती थी, जो पहले अर्ली वैदिक एज में डिपेंड जो होते थे वो सभा और समिति, तो लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, डिपेंडेंस किसके ऊपर रहने लगे, डिपेंडेंस ऑन सभा एंड समिति। लेकिन इसमें रिड्यूस क्या हुआ एंड विधाता कंप्लीट, जो कंप्लीटली विधाता जो थी सभा, आपको याद रखना है अर्ली वैदिक एज में विधाता जो सबसे ओल्डेस्ट थी, ठीक है, लाइक अ कमेटी थी, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई लेटर वैदिक एज में। और लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, जो सभा और समिति थी उसका डोमिनेंस भी कहीं ना कहीं कम किया गया। इसके अलावा वुमेन्स की कंडीशंस क्या थी, वुमेन्स की कंडीशन लेटर वैदिक एज में काफी ज्यादा खराब थी। कैसे, क्योंकि उनको असेंबलीज वगैरह में
कोई भी इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता था। इससे पहले असेंबलीज वगैरह में वो अर्ली वैदिक एज में इन्वॉल्व हो सकती थी। इसके अलावा राजन जो था हेड ऑफ जन, ठीक है, इसने टाइटल लिया लेटर वैदिक एज में। और राजन को क्या क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था सम्राट, एवं इसको कहा जाता था इकरात, या इसे कहा जाता था विराट। विराट से याद रखना, विराट कोहली जो फेमस एक क्रिकेटर है उनके नाम से याद रख लेना। राजा को लेटर वैदिक एज में विराट के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे, तो अर्ली वैदिक जो वैदिक एज था उनका इकोनॉमी सिस्टम क्या था? अर्ली वैदिक एज के लोग किसके ऊपर डिपेंड थे और लेटर वैदिक एज के लोग किस इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड थे? अगर अर्ली वैदिक एज की बात की जाए तो वो प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर को, विच मीन्स एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को वो जानते थे। और पेस्टोरल क्या होता है? जिसमें वो गाय भैंस माल मवेशी वगैरह उनके पास होता था, उनसे वो गुजारा करते थे। और कैटल जो होती थी, कैटल इसको कहा जाता था मैन वेल्थ, सबसे बड़ा वेल्थियस्ट पर्सन उसी को कहा जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा जानवर होंगे। और नॉलेज ऑफ वुडन प्लग्स, लकड़ी का आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने पढ़ा नियोलिथिक एज में कि हमें, या इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हल का यूज करते थे। तो यहाँ पे भी वही है कि ऋग वैदिक एज के जो लोग थे वो लकड़ी की हल जो थे उसका कॉन्सेप्ट जानते थे। और युवा जो टर्म है कि किसके लिए यूज होती थी? युवा वाज कॉमन नेम ऑफ ग्रेन, एनी ग्रेन, कोई भी ग्रेन, कोई भी फसल अगर होगी आपके पास, चाहे वो राइस हो चाहे आपके पास व्हीट हो, अर्ली वैदिक एज में क्या बोला जाता था? उसे युवा, एक टर्म यूज होती थी फॉर ग्रेन्स के लिए। नेक्स्ट अगर बलि की बात की जाए तो बलि क्या था? बलि एक टैक्स था अर्ली वैदिक एज में, लेकिन टैक्स ये कौन था? तब राजा नहीं था अर्ली वैदिक एज में, तो ये एक लाइक अ गिफ्ट दिया जाता था किसी को, राजन को, जो सोसाइटी का सबसे हेड जिसको माना जाता था या सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन जो होता था। और ये कंपलसरी नहीं था, याद रखना, ये एक टैक्स ऐसा टैक्स था जो वॉलेंटियर एज अ गिफ्ट दिया जाता था। किसको दिया जाता था? राजन को दिया जाता था। उसके बाद करेंसी की अगर बात की जाए, करेंसी और काइंस तो थे ही नहीं, ठीक है, अर्ली वैदिक एज में। लेकिन जो इसमें ट्रेड अगर होगा तो उसमें क्या होता था? बार्टर सिस्टम यूज होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें चीजों का एक्सचेंज होता था। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बार्टर सिस्टम क्या होता था। तो बार्टर सिस्टम चीज के बदले चीज लेना या देना, ठीक है, जिसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। ये तब प्रैक्टिस होता था। और बार्टर सिस्टम में क्या यूज होता था? ज्यादा यूज होने लगा क्या? काऊ को, गाय को। अगर कुछ आपको सामान खरीदना है, आपको क्या देना पड़ेगा? आपको गाय देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ज्यादा सामान, वो शायद रही होगी गाय की क्वांटिटी छोटी बड़ी सामान के हिसाब से रही होगी। इसके अलावा आयास एक टर्म है जो किसके लिए यूज की गई? तो ये कॉमन नेम है, यूज फॉर एनी मेटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका है युवा, युवा को याद रखना है। ये टर्म यूज हुई है फॉर एनी ग्रेन के लिए, लेकिन आयास जो यूज हुआ है ये यूज हुआ है फॉर एनी मेटल। कोई भी मेटल अगर होगा तो उसके लिए यूज क्या, कौन सी टर्म हुई है? आयास। नेक्स्ट अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन जो है अर्ली वैदिक एज में हमें फाउंड नहीं हुआ है। वैदिक एज को कहा जाता है कि आयरन एज है, लेकिन आयरन हमें कब फाउंड हुआ? कहा जाता है कि अराउंड 1000 BC, विच मीन्स लेटर वैदिक एज में हमें आयरन को फाउंड हुआ है। नेक्स्ट अगर बात की जाए हॉरस की, तो हॉरस जो होता था उसको मैन माना जाता था, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था उनके एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में, अर्ली वैदिक एज के लोगों के बारे में। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए तो क्या क्या करते थे ये खाने पीने के लिए? तो ये हंटिंग करते थे, कारपेंट्री भी करते थे, वेविंग भी करते थे, कपड़े बुनना वगैरह, और क्या करते थे? चाराइट मेकिंग वगैरह करते थे फॉर देयर इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। लेकिन यहीं पे अगर बात करें हम कि लेटर वैदिक एज में कैसे लोग इकोनॉमी पे डिपेंड थे, सबसे पहले अगर बात की जाए आयरन की, तो लेटर वैदिक एज में हमें आयरन मालूम हुआ है, आयरन फाउंड हुआ है, इसीलिए इस एज को कहा जाता है आयरन एज। नेक्स्ट अगर बात की जाए
तो एग्रीकल्चर जो होता था लेटर वैदिक एज में, उसमें बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती थी, विच मीन्स क्या होता था, सरप्लस एग्रीकल्चर भी रहा होगा। और जिसमें कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती थी, तो वीट होता था, राइस होता था, बार्ली होता था, बीन्स होता था, मूंग होता था, इसके बाद उड़द जो दाल होती है, एंड सेसम वर कल्टिवेटेड। ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तब एग्रीकल्चर में उगाया जाता था। नेक्स्ट, अगर बात की जाए तो क्या लेटर वैदिक एज में कोई टैक्स था, तो हाँ बिल्कुल जरूर। लेटर वैदिक एज में हमने अभी जाना कि बादशाह बना हुआ था, राजन बना था। अब देखो, अगर बादशाह बनेगा तो वहां पे क्या होगा, वो अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या करेगा, वो टैक्स लोगों से लेगा। तो टैक्स को आपको याद रखना है, लेटर वैदिक एज में कौन सा ऐसा टैक्स था जिसको राजा ने कंपलसरी कर दिया था। तो बलि जो था, जो अर्ली वैदिक एज में भी था, लेकिन बलि क्या था, इसको वॉलेंटियर तौर पर बादशाह को या जो राजन जो सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन जो होता था उसको पेश किया जाता था एज अ गिफ्ट। लेकिन लेटर वैदिक एज में जो भागा आया वो था एक टैक्स, और जो लोगों को कंपलसरी पे करना पड़ता था। बलि की बात की जाए तो ये कितना पे करना पड़ता था, ये पे करना पड़ता था 1/6, और बागा जो होता था ये पे करना पड़ता था 1/12। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म्स आपको याद रखनी है, संग्रहित्री। संग्रहित्री कौन होता था लेटर वैदिक एज में, तो ये होता था ट्रेजरी का मालिक। ट्रेजरी जो होती थी उसका मालिक किसको कहा जाता था, संग्रहित्री। नेक्स्ट अगर बात की जाए बागा दुखा, बागा दुखा कौन होता था, तो ये वो आदमी या वो पोस्ट होती थी जो टैक्स को कलेक्ट करता था, जिसको क्या कहा जाता था, बागा दुता। और नेक्स्ट आपको याद रखनी है शतामन कृष्णला। ये क्या होता था, आर बिलीव टू बी कॉइन्स बट नॉट एविडेंस। ये हमें कहा जाता है कि ये एक तरह के कॉइन्स है, लेकिन इनका एविडेंस हमें कहीं पे भी नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर बात की जाए लास्ट की, कि उनका रिलीजियस एस्पेक्ट क्या था, किस रिलीजन को वो बिलोंग करते थे, कौन सा गॉड था जिसकी वो पूजा करते थे। तो अर्ली वैदिक एज की अगर बात की जाए, इनका रिलीजियस एस्पेक्ट क्या था, तो हमें क्या मिला है, अर्ली वैदिक एज में हमें कोई ऐसा आइडियल नहीं मिला है कि जिसकी वो पूजा करते थे। नो आइडियल वर्शिप, विच मीन्स कोई टेम्पल भी नहीं मिला होगा। इसके अलावा चैंटिंग आप जो मंत्र होते थे वो भी, उसको भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिचुअल नहीं माना जाता था। ये आपको याद रखना है अर्ली वैदिक एज का। नेक्स्ट जो मैजिक्स वगैरह होते थे वो भी अर्ली वैदिक एज में इतने ज्यादा प्रिविलेंट नहीं थे। और इसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अर्ली वैदिक एज के लोग जो थे उस टाइम पे कौन कौन सा गॉड था। तो तब कौन सा गॉड था, एक था इंद्रा, दूसरा थे वरुण, तीसरा था अग्नि, नेक्स्ट है यामा एंड सोमा। सोमा को कहा गया, सोमा एक तरह का ड्रिंक भी था। और इंद्र जो गॉड था वो किसका गॉड था, गॉड ऑफ लाइटनिंग। ये आपको याद रखना है, गॉड ऑफ लाइटनिंग किसको कहा गया है, वो थे इंद्र। वरुण जो थे इसको क्या कहा गया, इनको कहा गया गॉड ऑफ वाटर, पानी के। और अग्नि जो थे इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया गॉड ऑफ फायर, ठीक है, फायर के। उसके बाद विष्णु जो थे, विष्णु को क्या कहा जाता था अर्ली वैदिक एज में, इनको कंसिडर किया जाता था एज माइनर गॉड, छोटा गॉड। नेक्स्ट अगर यही बात की जाए रिलीजियस एस्पेक्ट की लेटर वैदिक एज में, तो क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में वरुण एंड इंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड जो ऋग वैदिक के टाइम पे थे, उनकी प्रोमिनेंस या उनकी रेलिवेंस, इंपॉर्टेंस लेटर वैदिक एज में खत्म हो गई। आपको यही पॉइंट है, क्या रखना है। इसकी जगह किसने ले ली, इन गॉड की जगह, तो इनकी जगह ले ली प्रजापति, और जिसे क्या कहा जाता था, आदि पुरुष, ठीक है, प्रजापति या जिसे क्या कहा जाता था, आदि पुरुष। वो बिकेम, उनको एक सुप्रीम गॉड से, वो सुप्रीम गॉड था इन लेटर वैदिक एज में। इसके अलावा रुद्र जो गॉड था, रुद्र जो गॉड था वाज मर्ज, इसको मर्ज किया गया किसके साथ, तो लॉर्ड शिवा के साथ। और लॉर्ड जो शिवा था वो पहली बार अपीयर हुआ इन लेटर वैदिक एज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम के लिए याद रखिए। नेक्स्ट रिचुअल और जो सैक्रिफाइसेस थे, रिचुअल्स होते थे, बहुत सारे रिचुअल परफॉर्म होते थे, सैक्रिफाइस होते थे, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस होते थे, तो उनकी इंपॉर्टेंस लेटर वैदिक एज में बहुत ज्यादा बढ़ी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कुछ
फ्यू हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिला है जो आइडियल की वर्शिप करते थे, ठीक है, लेकिन ये एविडेंस कहीं नहीं है कि वो आइडियल्स हमें कहाँ पे मिले। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो लेटर वैदिक एज में जैसे जैसे रिलीजियस का एस्पेक्ट ज़्यादा होता जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे ही मैजिक्स वगैरह, रिचुअल, सेक्रीफाइस वगैरह, इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये था टॉपिक आपका ये था आपका टॉपिक ऋग्वेद का। ऋग्वेद और अर्ली वेद का हमने पढ़ा, इसमें जाना डिफरेंस, अर्ली वैदिक एज के लोग क्या थे और लेटर वैदिक एज के लोग क्या क्या करते थे। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में आपके पास कोई नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो पॉइंट यहाँ से स्किप हो जाता है वो बाकी सारे बच्चे क्या होंगे वहाँ से पढ़ के वो जान लेंगे।